प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान के साथ मामला बड़ी डील पर खत्म हो जाएगा। मगर ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक ईरान ने अब तक मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला नहीं किया। अमरीका बार बार मौक़िफ़ बदल रहा है, धमकियां दे रहा है और बहरी नाकाबंदी तशवीश का बायस है। यानी असल सवाल अब यह है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात होंगे भी या नहीं, और अगर होंगे तो किस माहौल में। एक तरफ इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार, दूसरी तरफ अंदरूने मुल्क महंगाई, सरमायाकारी और IMF की सख्त शराइत ने नए सवालात खड़े कर दिए। 11 नई शराइत के बाद अब मजमूई शराइत की तादाद 75 तक जा पहुंची है और बजट मंजूरी से लेकर बिजली, गैस, टैक्स और सनती पॉलिसी तक सब कुछ बताना होगा। रवां साल बैरूनी सरमायाकारी में 33% कमी रिकॉर्ड हुई। महंगाई 5.3% से बढ़कर 5.7% तक जा पहुंची, जबकि बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफे ने माशी दबाव को बढ़ा दिया। मरगला के दामन में पार्क बनेगा या कमर्शियल जोन। मरगला के दामन में 1000 एकड़ पर नए पार्क का ऐलान, 5 स्टार होटल्स के लिए जॉइंट वेंचर और जीरो टैक्स पॉलिसी का फैसला भी हो गया। क्या मरगला के सरसब्ज शादाब माहौल को पार्क के नाम पर कमर्शलाइज करने की तैयारी हो रही है? ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, मुज़ाकरात जिस तरह मैंने कल आपसे पूछा था, इट वाज टू अब्रप्ट, आपने कहा मुझे क्या पता है होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इम्कानात क्या नजर आ रहे हैं? क्योंकि 4:55 पे सुबह ये कहा जा रहा है कि सीज फायर जो है वो खत्म हो जाएगी। अब ये तोसी होगी नहीं होगी, क्या होगा? समझ नहीं आती कि हंसना चाहिए रोना चाहिए कि सिचुएशन ख़राब भी बहुत है, ख़तरनाक भी बहुत है और मज़गा खेज़ भी है। मज़गा खेज़ ऐसे है कि पिछले 24-48 घंटे से ना सिर्फ कि हमारा मीडिया पे तो इल्ज़ाम लगता ही है, इंटरनेशनल मीडिया ये कल से खबरें चल रही हैं और बड़े बड़े दुनिया के मीडिया हाउसेस चैनल्स के ऊपर के चल पड़े हैं, चलने वाले हैं, जेडी वैंस और जहाज़ में बैठ चुके हैं। और ईरान से ये खबरें आ रही हैं कि वो अभी तक बिल्कुल भी आने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। अब ये अमेरिका एक सुपर पावर है दुनिया की, अभी भी ठीक है थोड़ी सी उनकी शान में कमी आई है, मगर अभी भी वो सोल सुपर पावर है। और उसकी बेबसी, लाचारी, कमज़ोरी देख लें, यह एक मज़ा खेज़ सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार ऐलान कर रहे हैं कि कल उन्होंने ऐलान किया कि आज जो है ना वो साइन हो जाएगा, और पिछले 40 दिन से वो ऐलान किए जा रहे हैं कि जंग ख़त्म होने वाली है, हमारी टर्म्स पे डील हो रही है और हम जीत चुके हैं और हमने ओब्लिटरेट कर दिया, हमने सब कुछ तबाह कर दिया और ईरान जो है सरनगू हो गया और उसने घुटने टेक दिए। अब वो एक मजाक बन गया है मीडिया का। अमेरिका के अंदर भी वो तमाम पुरानी लेके आ रहे हैं कि 40 दिन से ये लारा लगाया हुआ है। जुमे के दिन वो जो है ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे मार्केट्स ऊपर चले जाती हैं और वो इतवार और पीर को मार्केट्स को दोबारा नीचे लाने के लिए वो होता है। इसमें इल्ज़ाम लग रहे हैं कि अरबों डॉलर लोग बना रहे हैं, ये एक सिचुएशन है और एक मज़गा खेज़ सिचुएशन बन गई है। उसमें अब ये भी इमेजिन करें ना कि जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वो बस्ता बांध के बैठे हुए हैं कि कब जहाज़ में बैठना है कि नहीं बैठना, और वो सारी नज़रें ईरान के ऊपर है। कहने को ईरान एक छोटा सा मुल्क है अमेरिका के मुकाबले में, मगर फैसला उन्होंने करना है। फ़िलहाल हमारा रोल भी मीडिएशन की हद तक है, हम पूरा जोर लगा रहे हैं, दाएं भी जा रहे हैं, बाएं भी जा रहे हैं, ऊपर नीचे भी जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। पूरी हमारी काविश है, पर हमारी एक महदूद ताकत है। हम बहरहाल सालिस हैं, हमने फैसला नहीं करना, फैसला अमेरिका और ईरान ने करना है और उन्होंने अपने मफादात में करना है। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि दोनों के मफादात में या पोजीशन में इतना बड़ा एक खलीज है, बहुत दोनों मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से नीचे नहीं आ रहे। अमेरिका की जो सूरत हाल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके एक डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, उनके ख़िलाफ़ जो सर्वे किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की इतना डिसअप्रूवल रेटिंग नहीं आई है जितनी उनकी आई है। 70 मुख्तलिफ उसके अंदर कोई 60%, कोई 70%, किसी भी सेकेंड टाइम वज़ीर प्रेसिडेंट छोड़े फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट के भी इतनी कम रेटिंग कम ही रही है। जंग की भी रेटिंग नहीं आ रही, इसराइल की रेटिंग भी जो है
3% से खिलाफ जो अमेरिकन हो गए हैं वो 60% तक जा चुकी हुई है। और उनके लिए यहाँ पे ना सिर्फ के बराबर की डील, उनको ये यहाँ से चाहिए कि मैं एक विक्टर के तौर पे आया हूँ और मैंने जो है उनका न्यूक्लियर भी वो तबाह कर दिया और ये जंग जो की है इसमें से मुझे ईरान की शिकस्त हुई है, उनको ये डील चाहिए। जबकि मार्केट में जो सिचुएशन है या खलीज के अंदर को जो उनकी लिमिटेशंस है वो ये डील उनको मिल नहीं रही। ईरान के लिए भी जो है वो पहले ही 47 साल से ये जंग लड़ रहे हैं और ये पिछले साल भी 12 साल दिन के लिए उन्होंने जंग लड़ी, अभी भी जो है उन्होंने 40 दिन के जंग लड़ी है और वो तैयार बैठे हुए हैं। और उनके लिए अब जो है डोमेस्टिक जो है कंपल्शन और बढ़ गई है, क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामेनी के शहादत के बाद और एक पूरे उनकी टॉप लीडरशिप की शहादत के बाद उन पर भी बड़ा डोमेस्टिक प्रेशर है और उनको लग रहा है कि वो इसको सस्टेन कर सकते हैं। और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो नई लीडरशिप है अपनी आवाम को भी सेल करना और फिर एक उनकी ईरान की एक सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ भी है कि वो 47 साल से ये जंग लड़ रहे हैं। तो ये एक कुछ तो मफादात का टकराव है, कुछ बयानिए का टकराव है, कुछ सिविलाइजेशनल टकराव है कि ईरान जो है बहरहाल उनकी तरफ से जो भी अभी तक उनकी जो वजारत खारजा है उनके मंतकी जो है बयानात आते हैं। पर प्रेसिडेंट ट्रंप की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। सुबह दोपहर शाम एक दिन में 7-7 8-8 ट्रंप ट्वीट्स करती हैं, वो एक दूसरे से ट्वीट्स नहीं मिल रही होती, मुतजाद है। अभी तो ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर कल परसों आर्टिकल छपा है कि उनकी दिमागी हालत, एक तो उनके ख़िलाफ़ जो है ये एक मूव भी की जा रही है, सोचा जा रहा है कि शायद इम्पीचमेंट की मूव की जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल के मुताबिक उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उनको ये जब वहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा था इस्फहान में, उनको कमरे से जो वॉर रूम था बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो टेंशन नहीं ले पा रहे थे। मिनट टू मिनट जो डिटेल्स आ रही थी उनको कहा कि सर आप प्लीज़ कमरे से बाहर चले जाएं। और उस आर्टिकल के मुताबिक वो अपनी नर्व्स लूज़ कर चुके हुए हैं, वो बड़ी जल्दी जो है बुखला जाते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं और मूड्स उनके बड़े वेरी कर रहे हैं और ये सारा जो टेंशन है वो उनकी नर्व्स के ऊपर सवार हो गई है। प्रॉब्लम ये है इस वक्त ख़तरनाक बात कि आज रात जिस तरह आपने बयानिए में अपने इब्तिदाइये में जिक्र किया कि 4-5 घंटे बाद ये सीज़ फायर एक्सपायर हो जाएगा। ये सीज़ फायर याद रहे कि पहले ही कोई इतना पायदार सीज़ फायर नहीं थी, इसकी 3-4 वायलेशनें तो हो चुकी हुई हैं। पहली वायलेशन तो हुई कि जब पाकिस्तान के अंदर जब हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये ट्वीट भी कर दी कि जो डील हुई है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मान लिया अपनी ट्वीट के अंदर कि 10 नुकाती जो ईरान का जो कंडीशंस हैं वो बेसिस होंगी गुफ्तगू की। उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लेबनान उसका हिस्सा होगा और वो बाद में लेबनान के ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया। पहले सीज़ फायर की वो वायलेशन हुई, उसके बाद दोबारा वायलेशन हुई कि जब यहाँ पे इस्लामाबाद में गुफ्तगू चल रही थी तो ईरान के ने शिकायत की कि जनाब हमारे ऊपर एक जो है एक हमला किया गया है अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स की तरफ से कोई माइंस को रिमूव करने का। तो तीसरा सीज़ फायर की वायलेशन हुई जब अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दिया। चौथी भी वो अब चल रही है कि जहाज़ एक दूसरे के टैंकर पकड़े जा रहे हैं। पहले भी एक का ऐलान किया, अभी आज पैसिफिक में बताया जाता है कि अमेरिका ने कोई ईरान का टैंकर पकड़ा है। यहाँ ये फिर पता नहीं किस तरफ जाएगी। अगर फौरी तौर पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि 4 घंटे बाद, क्योंकि मीटिंग तो अब पॉसिबल नहीं है 4 घंटे में, जब सीज़ फायर एक्सपायर करेगा तो 4 घंटे में अमेरिका में अगर वो F-35 में भी बैठ के आएंगे JD वैंस तो वो 4 घंटे में शायद नहीं पहुंच सकते। सो लिहाजा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या ये बगैर फिलहाल गुफ्तगू के 4-5 घंटे में सीज़ फायर एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। पहले भी याद रहे कि ये मंगल को एक्सपायर होना था तो थोड़ी सी एक्सटेंशन की गई। तो ये अब देखना है कि ये क्या फिलहाल गुफ्तगू के लिए बाद में बातचीत होती है, यहाँ पे ईरानी या अमरीकी आते हैं या नहीं आते।
फौरी तौर पे ये है कि 4-5 घंटे में सीज़फायर एक्सटेंड होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो क्या फौरी तौर पे ये जंग शुरू होने का इम्कान हो सकता है या नहीं। फौरी तौर पे जो ये खतरा है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, मुआहदे तक बात जाएगी, या फिर ये जंग दोबारा से शुरू होने का खतरा जो है वो उसके इम्कानात ज़्यादा हैं। अब पूरी दुनिया की नज़रें तो इसकी तरफ हैं और पाकिस्तान में ज़िंदगी जमूद का शिकार है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बकाई। इन दोनों को वेलकम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने का। दुरानी साहब, मैं आपकी इजाज़त से डॉक्टर हुमा बकाई से शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहबा, ये जो अभी 4-5 घंटे में सीज़ फायर जो है एक्सपायर हो जाएगा, तो 3-4 सिनारियो ही है ना। एक ये है कि फ़िलहाल बाद में बातचीत के अमल शुरू होगा, इसकी एक्सटेंशन की फौरी तौर पे आपस में कोई फ़ैसला हो जाए कि ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितने दिन के लिए ये एक्सटेंड होता है। दूसरी ये है कि बाद में जो है यहाँ क्या वो आते हैं, टॉक्स होती हैं और वक्ती कोई मिनिमम एजेंडे पे होता है और वो उसके बाद फिर बाकी चीज़ें डिटेल तय होती रही हैं। तीसरा ये बातचीत किए बगैर ही जो है जो एक्सटेंशन हो जाए। सबसे चौथा खतरनाक पहलू है कि ना टॉक्स होती है ना सीज़ फायर खतरनाक होता है। तो क्या होगा इस सूरत हाल में? देखिए, सबसे पहले तो ये हुआ है कि अब ईरान ने पूरी दुनिया को ये बावर कराया है कि अमेरिका ना तो मुझे ब्राउबीट कर सकता है, ना मुझे डिक्टेट कर सकता है, और ना रूस खत्म होने की तलवार लटकाकर मुझे निगोशिएटिंग टेबल पर बुला सकता है। वॉर्स जो होती हैं उसमें परसेप्शन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं, और जब अमेरिका ने ईरान के साथ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दफा हाथ किया है, तो अब ईरान निगोशिएटिंग टेबल पर वापस आएगा अपनी टर्म्स पर। और ये बात भी खासी वाज़ेह होती जा रही है कि शायद अमेरिका के पास कोई बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है नहीं अलावा एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के। अब जो लोग एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं वो भी वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि एस्केलेशन से ज्यादा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये इसकी क्लासिफिकेशन बदल गई है, इसकी खदोखाल सूरत, ये किस तौर एंड होगा, ये सब कुछ बदल गया है। फिर एक तरफ एक ऐसा मुल्क है जो बहुत बड़ा है, बहुत ताकत है, लेकिन डोमेस्टिकली वो प्रेसिडेंट जो है वो आइसोलेटेड है, एलाइज से भी आइसोलेटेड है, और जो कॉस्ट है इस वॉर की उसके हवाले से उसके पास जवाब नहीं है, और कांग्रेस वो पैसे दे नहीं रही। दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जो अपनी बका की जंग लड़ रहा है, और वो ये कहता है कि मेरे साथ आइंदा कोई ये दोबारा नहीं करेगा। और जब वो ये अपनी बका की जंग लड़ रहा था तो उसके हाथ लगा हुर्मस का ट्रम्प कार्ड, जिसके बारे में कहा तो जाता था कि ईरान हुर्मस बंद कर सकता है, लेकिन उसने कभी की नहीं थी। तो जब सिचुएशन रूम में कॉन्वर्सेशंस हो रही थी जो अब बाहर आ रही हैं, तो उसमें अमेरिकन जनरल्स ने ट्रम्प साहब को ये कहा कि ये कर सकता है ईरान। उन्होंने जाहिर है उस बात को तवज्जो नहीं दी। अब जो मकाले लिखे जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका ने 1 नहीं 2 नहीं 7 मिस कैलकुलेशंस की थी ईरान के हवाले से, और वो सब की सब ने बैकफायर किया है। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक्सपेक्टेड क्या है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले करेगा? तो फिर क्या ईरान खामोश रहेगा? क्या ईरान अब तक खामोश रहा है? ईरान जब 39 डेज ये वॉर चला सकता है तो ईरान उससे आगे भी जा सकता है। और जब ये वॉर वो चला रहा था तो उसके जो समझिए प्रॉक्सी वॉर वाले थे वो दोबारा खड़े हो गए। हिजबुल्लाह खड़ा है, हूतीज ने इनको भी बड़ी सख्त धमकी दी थी कि हम मंदुल अरब बंद कर देंगे, रेड सी और पर्शियन सी में आप इसकी, यानी कि एक और रास्ता एनर्जी का बंद हो जाएगा। अभी जो उन्होंने स्पीच की उसमें उन्होंने उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है जो ईरान में की गई है कि ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, ये कौन सा ग्रेट अगेन है जिसमें लोग महंगाई, मेक अमेरिकन इन्फ्लेशन ग्रेट,
लोगों के लिए आप गुर्बत ग्रेड बनाना चाहते हैं, आप महंगाई ग्रेड बनाना चाहते हैं, तो देखिए ईरान के सामने तो एक ही चॉइस है कि मैं अपनी बका की जंग लड़ रहा हूँ। वो ये उन्होंने कहा ये मागा की बजाय डॉक्टर साहब मीगा मूगा करना है कि वो कितनी तकलीफ उठा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था जो काली बाग साहब की ये स्टेटमेंट आई है कि पहले कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है मेगा था, तो अभी मीगा है इन्फ्लेशन के साथ, मेक अमेरिका इन्फ्लेशन अगेन, अफोर्डेबिलिटी का मूगा है, ओलिगार्की का मोगा है, और एप्स्टीन फाइल्स का वो कह रहे हैं मीगा है। तो ये मागा तो नज़र नहीं आ रहा। और जो ट्रंप कार्ड आपने 2 दफ़ा इस्तेमाल किया इस्तेलाह, इसकी मतलब अब डोनाल्ड ट्रंप कार्ड हो गया है। तो इस्तेलाह का मतलब भी जो है ना तब्दील हो गया है। दुरानी साहब, डॉक्टर साहब ने एक सबसे जो अहम इस वक्त मसला एक तो है कि सीज फायर एक्सटेंड होता ही या नहीं, दूसरा ये कि नहीं ये टॉक्स नहीं होती, और ईरान जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप धमकियाँ दे रहे हैं कि जी वो जो है प्लांट भी तबाह कर देंगे, पुल भी तबाह कर देंगे। ईरान भी कह चुका है बार कि इस दफ़ा वो गल्फ के अभी तक इन रिटर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं वो नहीं छोड़ेंगे। नाम ले लेके वो बता रहे हैं कि ये प्लांट तबाह करेंगे। तो ये तो पूरे ना सिर्फ खलीज की तबाही, दुनिया की तबाही, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है तो ये सालों दहाइयों तक शायद ये रिस्टोर ना हो। इसके अंदर हमारा, आपका, दुनिया का, अमेरिका का, चाइना, खलीज का तो होगा ही होगा, सबका नुकसान होगा। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इस वक्त जो सिचुएशन है, बकाई साहब ने तो बहुत क्लियरली बहुत से टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो से वो क्लियर करती है, लेकिन आज अगर आप दुनिया को देखें तो हमें ये एहसास होता है कि इस वक्त हम जिस हालात से गुजर रहे हैं इसमें आगे बढ़ने का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो किसी जंग में से निकलता हो। वैसे तो हमेशा यही होता है कि जंगें जो होती हैं वो आगे आके कहीं ना कहीं ऐसी जगह पहुंच जाती हैं जिसके बाद मजीद रास्ता जंग से नहीं निकला करता। लेकिन इस वक्त जो जंग का वे फॉरवर्ड है, बजरिया जंग, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा लिवरेज है कि वो बहुत ताकतवर मुल्क है, लेकिन उसका लिवरेज जो है वो सारे का सारा डिटोरिएट कर रहा है। जितना था अब उससे भी कम होता जा रहा है, क्योंकि उसकी जो मिथ्स थी जितने उसके मतलब जो टेक्नोलॉजिकल उसकी माइट्स थी वो डिमोलिश होती जा रही है। उसकी जो मतलब दुनिया के ऊपर जो उसका कंट्रोल था वो डिमोलिश होता जा रहा है। तो लिहाजा वे फॉरवर्ड जंग के रास्ते से तो कोई नजर नहीं है। इस वक्त एक और जो नया इस जंग के अंदर जो एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है वो ये है कि इसको एक थिएटर लाइक उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है सिचुएशन में, कि एक ड्रामा है जिसको रन करने की कोशिश की जा रही है, और ड्रामे के अंदर उसका एक एपिसोड जो होता है उसके अंदर कोई ऐसी बातें की जाती हैं जिससे, जैसे आजकल सीजन नहीं चलते मुख्तलिफ ड्रामों के, तो सीजन की तरह इसको ऑपरेट कराया जा रहा है, और उसी में से खुशी भी ली जा रही है, उसी में से प्राइड भी लिया जा रहा है, उसी में से सब कुछ लिया जा रहा है। लेकिन वो भी कोई सिचुएशन तो है नहीं, कहीं जा तो नहीं रहा, वहीं खड़ा हुआ घूम रहा है। तीसरी चीज यह है कि इसमें से जो वर्चुअल एक कॉन्सेप्ट ऑफ मनी गेन एंड मनी लूज का बन चुका है, जिसमें कि स्टॉक्स आ गए हैं, दूसरी चीजें भी आ गए, उसके अंदर भी कुछ लोगों को डेफिनेटली गेन्स हो रहे हैं, और उसकी अब तो रिपोर्ट्स भी आनी शुरू हो गई हैं कि मतलब जब भी कोई ऐलान किया जाता है उसके नतीजे में बहुत से लोगों का माली फायदा हो जाता है और बहुत से लोगों का माली नुकसान हो जाता है। अब अगर इसमें सारी सिचुएशन को देखें तो इस पूरी सिचुएशन में जितना भी ये प्रोलॉन्ग कर रही है, इसमें पब्लिक ऑफ द दुनिया भर के अवाम जो है वो लूज कर रहे हैं, और दुनिया भर के चंद पैसे वाले लोग कुछ कमा रहे होंगे, या चंद जो है जो बहुत ही बड़ी ताकतें हैं वो किसी न कि हाँ इसमें रशिया बेनिफिशियरी नजर आ रहा है, इसके अंदर हो सकता है और भी कुछ मुल्क बेनिफिशियरी हों, लेकिन अवाम तो सारों का जो है उसका एक बड़ा शदीद नुकसान हो रहा है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप इन हालात को देखें तो मुझे ये लगता है कि जंग तो करना कभी ऑप्शन था और ना है, और ना इसमें से कुछ निकलेगा। अब
पब्लिक जो है, अमेरिकन पब्लिक, वो किस वक्त इतना असर्ट कर सकती है? अब तो उन्होंने करना भी शुरू कर दिया और डे बाय डे दे आर मूविंग फॉरवर्ड। मुझे लग रहा है कि जो जंग के रास्ते में सबसे बड़ी करीबी रुकावट नजर आ रही है वो किसी की रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी या उसके जो वॉर लेवरेजेस हैं उनसे ज्यादा इस वक्त जो पॉलिटिकल लेवर्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो इसमें वॉर रुकाने में सबसे ज्यादा अगर कोई रोल प्ले कर सकता है तो वो अमेरिका की अपनी पॉलिटिक्स और उसके अपने अवाम जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। साहब, तो सबसे बुरी खबर तो यही है कि जिस तरह ये डोनाल्ड ट्रंप कार्ड है, जो मैं नहीं, जो अमेरिका का अपना मीडिया अब कह रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट आई है कि वो अपनी नर्व्स का उनका सीरियस मसला हो गया है और वहाँ पे जेफरी सैक्स बड़े इंपॉर्टेंट लोग कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का दिमागी खलल हो गया हुआ है। सो इस वक्त एक आदमी जिसके दिमागी तवाज़ुन के ऊपर शक किया जा रहा है, तो ये आप मंतकी जो गुफ्तगू कर रही है वो इससे अप्लाई नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पहले 7 के करीब उनकी एजम्पशंस गलत थी। अमेरिका की कोई पहले भी, आप तो मुझसे बहुत बेहतर तारीख की को जानती हैं, कोई हिस्ट्री नहीं रही भी है। वियतनाम 20 साल चल गया, अफगानिस्तान 20 साल चल गया, उनको हेनरी किसिंजर एडमिट कर चुके हैं कि उनको बाद में बड़ी लेट समझ आया कि हो ये तो जो वियतनामी लोग हैं ये और ही किस्म के लोग हैं, हम जिस रेशनैलिटी मंतक से चल रहे हैं वो इनकी मंतक ही नहीं है। तो यहाँ भी ईरानियों का जो मंतक है या सोचने की सिविलाइजेशनल एक जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो अमेरिकनों को तो नहीं लग रहा, खासतौर प्रेसिडेंट ट्रंप से उम्मीद रखना या पीट हेक्सेट से उम्मीद रखना या कुशनर उनके जो इर्द गिर्द टीम है, ये तो बड़ा मुश्किल काम लगता है। देखिए जी, वाज़ेह सी बात है, पुर्जिया वो मुल्क है जिसमें शतरंज बनी थी। मतलब शतरंज की जो आप हालिया शक्ल देखते हैं ना, ये पुर्जिया में ग्रूम हुई थी। तो वो तो शतरंज के खिलाड़ी हैं और वो शतरंज खेल रहे हैं। दूसरी तरफ इज अ वेरी बैड पोकर प्लेयर। एक बात तो ये आप देख लीजिए। दूसरी बात ये है कि जी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं ना कि जी रिजीम चेंज हो गई, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। उनका कंप्लीट डिस्कनेक्ट है इरानियन रियलिटी से। जो रिजीम चेंज हुई है वो उनके लिए दर्द सर है, वो उनके लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पासदारान का अब जो एक अस्करी विंग था वो ही अब सियासी विंग भी है। और वो जो हॉक्स थे, वो जो सख्त लोग थे, वो सियासी फैसले कर रहे हैं। और देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, ईरान के पास जो ये स्टेटस उसको इस वक्त मिल गया है कि उसको मेज पर बुलाकर उससे बातचीत की जा रही है या करने चाहा जा रहा है, इसकी चाहत है कि वो आके बात कर ले, ये स्टेटस बहुत मुश्किल है कि ईरान को दोबारा मिले। तो वो तो इसमें से अपना मैक्सिमम बेनिफिट लेके उठेगा। तो मैं हमेशा एक जुमला कहती हूँ, ईरान विल टेक इट्स पाउंड ऑफ फ्लेश। वो ये भी यकीन करके इस मेज से उठना चाहता है कि उसके साथ ये सब कुछ दोबारा ना किया जा सके, और उसके लिए वो गारंटीज भी मांगेगा। और सिर्फ अमेरिका की गारंटी अब सफिशिएंट नहीं रही है, क्योंकि जब डायलॉग्स होते हैं, जब कॉन्वर्सेशंस के दौरान हमला होता है, तो एक इम्प्लिसिट गारंटी होती है कि जो बातचीत जिनसे की जा रही है उन पे हमला नहीं किया जाएगा। तो जो यूनाइटेड नेशंस या उसके वादे या ह्यूमैनिटेरियन लॉ, वो तो गजा के मलबे में दफन कर दिया इजराइल ने सब कुछ। और गजा के मलबे में उन्होंने ये भी दफन कर दिया कि कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी नामी शय दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अब मुल्कों की बका उनके अपने हाथ में है। ईरान आज इसलिए खड़ा है क्योंकि ईरान 40 दिन अग्रेशन के आगे खड़ा रह सका। ईरान ये बात हम सबसे ज्यादा समझता है, क्योंकि उसके तो पुल टूटे हैं, उसके तो बच्चों के जनाजे उठे हैं, उनके तो 26 या 27 यूनिवर्सिटीज इन्होंने कंप्लीटली तबाह कर दी। वहां के प्रोफेसर मलबे में बैठ के क्लासें ले रहे हैं। ये कौमी फर्क है, इनको समझ में नहीं आ रहा ये किससे नबर आजमा है।
मेरा ये जाती ख्याल है कि कोई इस तरह की सिचुएशन हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत जरूरी है कि सीज फायर एक्सटेंड हो, और सीज फायर एक्सटेंड होने के बाद जो बैकडोर डिप्लोमेसी जिसमें पाकिस्तान बहुत फाल किरदार अदा कर रहा है, और ईरान ने आज दोबारा पाकिस्तान पे अपने भरोसे का इजहार किया है, उनका पाकिस्तान ही वो मीडिएटर रहेगा और वाइड मीडिएटर रहेगा, और सिर्फ इस्लामाबाद में ही वो आएगा अगर बात करने आएगा। वहां पाकिस्तान अपना बैक एंड फोर्थ करे, बैकडोर डिप्लोमेसी करे, प्रेसिडेंट ट्रंप इज्तनाब बरतें कमेंट्री करने से। ये कमेंट्री इस डायलॉग के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, ये उनके अपने कमेंटेटर्स कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो आप ये कह रही हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे अहम जो इस वक्त चीज है वो ये कि वक्ती सबसे पहले तो ये एक्सटेंड होना चाहिए सीज फायर, और उसके बाद क्या थोड़ा सा बेसिक मिनिमम एजेंडा सीज फायर हो जाए, हुर्मुज़ खुल जाए, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर मसाइल हैं ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। पिछली दफ़ा JCPOA जब हुआ तो सालों की गुफ्तगू, बड़ी उसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स हैं, वो होती रहेंगी। ये प्लॉजिबल लगता है आपको अगर हुआ? मुझे मतीन साहब, कुछ भी प्लॉजिबल होने के लिए जरूरी ये है कि ईरान आए। ईरान इस वक्त उसने एक तकरीबन समझिए स्टेटस को क्रिएट कर दिया है कि ना तो वो ब्लॉकेट खोल रहा है और ना वो आ रहा है इस्लामाबाद निगोशिएटिंग टेबल पर बैठने के लिए। इसका मकसद ये समझ में आता है कि कुछ चीजें हैं जिसकी वो एड्रेसल चाहता है टेबल पर आने से पहले, क्योंकि हमें पता है कि पिछली दफा भी ये बात हम सबको समझ आ गई थी, बता दिया गया था कि उन्होंने कहा हम इंचेस दूर थे एक एकॉर्ड से जब अमेरिका ने अपनी डिमांड तब्दील की। अब के ईरान, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है, अपनी टर्म्स पर टेबल पर आएगा, और उन टर्म्स में पाकिस्तान का भी किरदार है, और जरूरी है कि ये जो धमकी आमेज थ्रेटनिंग थिएटर क्रिएट किया हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो इससे इज्तनाब बरजे। मुझे अभी पता चला है कि CNN ने ये रिपोर्ट किया है कि व्हाइट हाउस में एक इजलास होने जा रहा है कि ईरान की सूरत हाल को किस तौर आगे लेके चलना है। होपफुली जंग ना हो और सैनिटी प्रिवेल करे। ईरान से भी यही खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी इस वक्त जो है ना उनकी जो है मुशावरत चल रही है, और वो भी शायद होपफुली कम से कम सीज फायर के ऊपर फैसला हो जाए, क्योंकि मीटिंग तो 4 घंटे के अंदर 5 घंटे के अंदर नहीं हो सकती। दुरानी साहब, डॉक्टर साहब जो कह रही है बुनियादी तौर पे हकीकत और जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड जो है ज़मीनी हक़ाइक़ का बुनियादी बात है, इकरार करने की बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि वियतनाम में भी देखते थे कि वो जब ये वियतनाम पेपर्स पहली दफ़ा छपे कि जनाब उस वक्त की अमरीकी हुकूमत झूठ बोल रही है, तो वो फिल्में बनी हुई हैं कि वाइट हाउस में मैकनमारा ने कितना शोर मचाया, वाशिंगटन पोस्ट से लड़ाई हुई। आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मीडिया के पीछे पड़ गए हैं। सबसे आसान काम होता है कि सहाफ़ियों को गालियां देना जो है, तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप रोज़ की 2, 4, 5 ट्वीट्स करते हैं कि जी ये मीडिया ये हमारा गलत है, ये मेरा बयानिया पेश नहीं कर रहा। असल में बात यह है कि वो पिट चुके हुए हैं, ग्राउंड के ऊपर उनकी वो सिचुएशन नहीं है, और ईरान ये चाहता है कि जो भी डील हो इस हकीकत का इकरार किया जाए। और जो काली बास की जो स्पीकर साहब की ईरान के स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी हम जो है ये टेबल ऑफ निगोशिएशन पे बैठेंगे, टेबल ऑफ सरेंडर पे नहीं बैठेंगे। इन्होंने टेबल ऑफ सरेंडर बनाया है, क्या कहेंगे? देखें आमिर भाई, मैंने वियतनाम की जब डायलॉग हो रहा था उस वक्त भी मैंने उसके सारे पेपर्स पढ़े हैं। मैंने अफगानिस्तान का जो डायलॉग हो रहा था उसके पेपर्स पढ़े हैं, सारी चीज़ें देखी हैं और उस सिचुएशन को भी बहुत करीब से देखा है। देखिए, अमेरिका के बारे में माजी में भी कभी लिस्ट ऑफ मिस जजमेंट्स निकालें
तो उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। वो हमेशा से इतनी ही मिकदार में मौजूद रही है, और जो आगे से फाइटिंग कंट्रीज हैं उन्होंने इसी किस्म के सरप्राइजेस दिए हैं अमेरिकन को, खा वो अफगान हो बिल्कुल किसी तरह से भी डिसऑर्गेनाइज हो या दूसरे ममालिक हो। आज जो कुछ ईरान के साथ हो रहा है, ईरान तो फिर एक पूरी की पूरी कौम है, एक सिविलाइजेशन है, वो उनके सामने खड़ी है। मैं फिर दोबारा वो थोड़ी सी उस बात को क्लियर करना चाहूंगा कि इस वक्त पूरी दुनिया को इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि इस जंग को रोकने का जो रियल लीवर है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिका के हाथ में है। जब तक उनके इस हाथ को नहीं रोका जाएगा, वो ये तो कर सकते हैं कि एक थिएटर का लफ्ज बड़ा सही है कि वो थिएटर की तरह इस सारी सिचुएशन को डील कर रहे हैं। और ईरान तो वैसे ही थिएटर में बहुत आगे है, वो समझते होंगे कि उनका हॉलीवुड आगे है, लेकिन जो फिल्में ईरानियंस ने बनाई हैं वो खुद दुनिया के अंदर जो है इसने अवार्ड्स ले चुकी है, जिससे ये जाहिर होता है कि वो भी इस मामले को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन आज जो दुनिया का नुकसान हो रहा है वो ठीक है, ये थिएटर तो अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके नतीजे में दुनिया के अंदर जो मिजरी पैदा हो रही है उसकी रोकने की जिम्मेदारी बहरहाल अमेरिकन सेनेट के ऊपर है और अमेरिकन लीडरशिप के ऊपर है, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर है। और पाकिस्तान ने तो इसमें जो रोल प्ले किया है वो आपके सामने है। मेरा ख्याल है कि इस मुश्किल दौर में पाकिस्तान जैसा ट्रिकी ब्रेन जो था वही सारी सिचुएशन को इस खूबसूरती से डील कर सकता था। उसमें से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को भी मिलने चाहिए। दुरानी साहब, ये आप थिएटर का जो जिक्र कर रहे हैं ना, सीजन्स का बड़ा अच्छा इस्तारा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि 75 साल से जो एक हॉलीवुड डोमिनेटेड बयानिया को वो कंट्रोल करते रहे हैं, वो बयानिया बदल गया है। एक तो फ़र्क ये है, दूसरा ये कि वियतनाम की जंग, अफगानिस्तान की जंग से बाकी दुनिया को या इवन यूक्रेन से नहीं फ़र्क पड़ता था। ये जो खलीज रुका है, इससे पूरी दुनिया के हर मुल्क को मुसीबत पड़ गई हुई है। डॉक्टर साहबा मुझे ये बताएं, अच्छा डॉक्टर साहबा नहीं है, डॉक्टर साहब आपसे ही, कि एक ये फ़र्क पड़ गया है और यहाँ बेस्ट केस सिनारियो जो आप देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? क्योंकि सीज़ फायर पहले भी जो हुआ है वो कोई पायदार नहीं था, वायलेशनें हो रही हैं, और उसके आप बार बार कह रहे हैं अमेरिका के हाथ में तो है। वहाँ एक जो प्रेसिडेंट है वो एक अनप्रडिक्टेबल है, और उनके अपने पॉलिटिशियन और अपने स्कॉलर, अपना मीडिया कह रहा है। दूसरा प्लेयर स्पॉइलर जो नेतन्याहू है, अगर सीज़फायर हो भी जाता है तो कितनी देर वो ठहरेगा? देखिए, अगर मेरे से आप पूछें, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हुए भी बात कर रहा हूँ कि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई परफेक्ट सीज फायर हो सकता है जो कि बड़ा मतलब डिसिप्लिन वे में जो है वो आगे बढ़े। और एक और बात मैं थोड़ी सी बता दूं, जो गारंटर कोई नहीं है दुनिया में। जितने भी डायलॉग हुए हैं उसमें जितने भी गारंटर्स रहे हैं, आखिर में उनकी गारंटियां काम नहीं आई। काम सिर्फ इंटरेस्ट आया करते हैं, अपने मफादात आया करते हैं, जो कि आपको जब आप कोई ऐसे एग्रीमेंट तक पहुंचते हैं जो दोनों एंड्स को कम से कम आगे बढ़ने का या जिंदा रहने का या किसी सबके इंटरेस्ट को सर्व कर रहा होता है, वही चलता है। और दूसरी चीज जो इस वक्त दुनिया में बड़ी अहम है वो ये है कि ग्राउंड रियलिटीज ऑल्टर हो चुकी हैं। पहले जो वेस्ट की सिचुएशन थी, पहले जो अमेरिका की सिचुएशन थी, पहले जो डोमिनेशन ऑफ द वेस्ट थी, वो आज एक क्रम्बलिंग रियलिटी है, कि वो गिरती हुई एक रियलिटी है। इस सिचुएशन के अंदर अब ये जो रीएडजस्टमेंट होनी है, जो आज हो रही है, जिसपे आज के हालात में हम देख रहे हैं, ये इतनी सिंपल नहीं होगी। इसके लिए बहुत से वो आएंगे, मतलब टर्मोइल्स आएंगे और बहुत से अनएक्सपेक्टेड इसमें से एवेन्यूज निकलेंगे, जिसके बाद ये मामला जो है ये कहीं आगे बढ़ेगा। मुझे परफेक्ट सीज फायर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो स्पॉयलर्स हैं वो अपनी जिंदगी की जंग लड़े हैं, और जो इस वक्त इवन जो पावर्स थी वो अपनी एग्जिस्टेंस को और अपनी पावर, जब भी कोई दुनिया की तारीख में जब भी कोई सुपर पावर खत्म होने लगती है तो ये उसकी वो रूटीन एक्टिविटीज हैं जो वो ऐसी गलतियों की सूरत में किया करते हैं और ऐसे अग्रेसिव स्टेप्स की सूरत में किया करते हैं
रोमन से शुरू हो जाए आज तक की तारीख को आप उठा के देख लें, दुनिया में इसी तरह जब बड़ी ताकतें क्रम्बल करती हैं तो वो इसी किस्म की क़यादतों को प्रोड्यूस करती हैं, इसी किस्म की हमाकतों की तारीख लिखते हैं और इसी किस्म के नुकसानात को जन्म देते हैं। तो आज की जी डॉक्टर साहब, मोरोवर आपने जिस तरह से कहा कि एक थिएट्रिक्स हैं जो अमेरिका की तरफ से हमें देखने में आ रहे हैं, और स्पॉइलर आपने बताया कि नेतन्याहू या जो भी इस तरह के स्पॉइलर एलिमेंट्स हैं जो इन पूरे मुज़ाकरात को या सीज फायर को आगे जाकर भी सैबोटाज कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं, जो उनका लैंग्वेज है और जो उनका पैटर्न है, वो भी तो एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट स्पॉइलर है, और वो भी लगता है कि नेतन्याहू की तरह काबू में नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जो उनके स्पीकर पार्लियामेंट हैं बाकर कैलिबॉफ, उन्होंने भी अभी हालिया यही बात की है कि इस किस्म की जो धमकी आमेज बयानात हैं, इनकी मौजूदगी में देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि बातचीत हो सके या किसी भी किस्म के मुज़ाकरात जो हैं वो कंटिन्यू हो सकें। तो कितना ज़रूरी है इस वक्त ट्रंप के लिए कि वो अपने अल्फाज को काबू में रखें? देखिए जनाब, इसमें जो दुनिया की जो तारीख है वो तो ये बताती है, और ये एक बड़ा नोन सेइंग है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जब दुनिया ने किसी चीज को सेटल करना होता है अपने इंटरेस्ट में, तो फिर अल्फाज के बजाय इक़दामात फैसला किया करते हैं। आज जहां तक ट्रंप साहब का ताल्लुक है, वो एक स्पॉइलर के तौर पे अपने अल्फाज के जरिए वो माहौल पैदा कर देते हैं जो उनके दुश्मनों को एडवांटेज की पोजीशन पे ले जाता है, और उनका जो अपना सिस्टम है, जो उनका अपना मैकेनिज्म है, वो इतना कमजोर हो चुका हुआ है। उनके अपना इदारा जाती गिरफ्त, जिसकी मैं शुरू में भी बात कर रहा था, वो इतनी कमजोर हो चुकी है या इतनी इनफेक्टिव हो चुकी है कि वो उनकी जबान को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। एक्शंस तो खैर वो जो भी उन्होंने किए हैं, कितने हमाकत वाले थे और कितने, अगर जंग शुरू करें, मिस जजमेंट्स की आपने अभी बात की आमिर साहब ने, मतलब द होल सीन इज फुल ऑफ मिस जजमेंट्स एंड मतलब मिस एप्रोप्रिएशंस, और हर चीज का उसमें हर चीज ही मिस हुई भी है उनकी। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें एक चीज मिस नहीं हो रही, वो उनकी बदजुबानी भी मिस नहीं हो रही, और वो जो उस तरह उनके हाथ में है बंदर के, जिसका नाक काट ले, जिसकी जबान से जो मर्जी कर दे, वो उनसे कोई ले नहीं पा रहा। अब जब तक ये चीज नहीं होती, उस वक्त ये सिचुएशन सेटल होने में बहुत प्रॉब्लम है। इसमें अलबत्ता एक मैं बहुत बड़ा कुदरत को भी शुक्र अदा करूंगा, और मैं पाकिस्तान की लीडरशिप को भी इसके ऊपर अप्रिशिएट करूंगा, बिलखुसूस इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप ने भी इस वक्त, और फॉरेन ऑफिस की लीडरशिप ने बहुत इफेक्टिव हालात के अंदर, जब पूरी दुनिया के जहन माऊफ हो चुके हुए हैं, और एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दुनिया ना कुछ कर पा रही है, ना आगे बढ़ पा रही है, ना पीछे हट पा रही है, उसके अंदर आपने एक ऐसा स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है जो कंपैरेटिवली पीस की तरफ है, और यू आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। देखें, ये भी एक कितना बड़ा पाकिस्तान जैसे एक मुल्क के लिए जो चंद महीने पहले या साल पहले जो है वो इट वाज सो मतलब लेस रेलेवेंट, और आज जो है द मोस्ट रेलेवेंट एंड द मोस्ट सेंसिबल एंड द मोस्ट मतलब मोस्ट एक्टिवली प्लेइंग रोल फॉर द पीस। तो ये एक मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बहुत बड़ा मैं आपकी इसमें सिर्फ ऐड करना चाहूंगा कि इस वक्त जो है, इमेजिन करें कि सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि इस वक्त जो है वाशिंगटन में और तेहरान में दोनों तरफ ये मुशावरत चल रही है कि 3-4 घंटे रह गए हैं सीज फायर के ख़त्म होने में, कि व्हाट नेक्स्ट, उन्होंने क्या करना है। तो दोनों तरफ जो है प्रोज एंड कॉन्स कि क्या जो है इसके अंदर अच्छे बुरे नतीजे क्या उनके लिए हो सकते हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ उसमें कि क्या इम्कानात होंगे कि वो दोनों क्या डिस्कस कर रहे होंगे। मैं आपकी बात में ऐड करते हुए दुआ साहब 1 मिनट मुझे 2 मिनट दीजिएगा कि मेरा ख्याल है अमेरिका के अंदर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए उनकी पोस्टरिंग अपनी जगह हो, पर उनके लिए एक डोमेस्टिक इशू इम्पॉर्टेंट है कि गैस जो है 1 गैलन का बढ़ गया है, सर्विस सारे ख़राब जा रहे हैं। फिर ये है कि उनके लिए तमाम जो है अमेरिका के अंदर एक बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है और वर्ल्ड मार्केट्स कंट्रोल में नहीं होती, और अगर वो जंग की तरफ जाते हैं तो फिर पहले 13 बेसिस थी और वो कुछ नहीं कर सके, तो भी हज़ार किलोमीटर दूर से चाहे 2-3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हों, उनकी लिमिटेशंस हैं। जहाज़ों के मुकाबले में ज़मीन से लड़ाई जंग करना आसान था। सो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा। मज़ीद
इसके अंदर ये इम्कान है कि अगर वो अपनी धमकियों के मुताबिक जो है ईरान के जो प्लांट्स को और पुलों वुलों को तोड़ते हैं, तो ईरान इन रिटर्न अगर गल्फ के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करता है, तो ये जो तमाम प्लांट्स हैं गल्फ में, इसके अंदर 30%, 40%, 50% तक अमेरिकी कंपनियों के और वेस्टर्न कंपनियों के शेयर्स हैं। सो ये एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पावर लॉबी ये ही है, और उनका भी एक प्रेशर होगा। वो नहीं चाहेंगे कि अमेरिका अपने ही मफादात के ख़िलाफ़ ये जाए। हाँ, इसका ये ज़रूर मतलब होगा कि नेतन्याहू का इतना ज़ोर है, जो कि पहले भी हुआ, कि अमेरिकी तमाम मफादात के अगेंस्ट उसके फ़ैसले के बावजूद, उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें जब हुई हैं, जंग का नतीजा निकला है, ये तमाम अमेरिका के ख़िलाफ़ जाता है। और एक मिनट मैं लूँगा, ईरान के अंदर क्या सोच होगी। ईरान के अंदर ज़ाहिर है वो 47 साल से ये जंग लड़ रहे हैं, और जो है ये इस दफ़ा भी 40 दिन वो समझ रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं और वो तैयारी है। मगर बहरहाल एक जंग अगर मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा, उनका प्लांट भी तबाह होता है और उनको एक फेस सेविंग वो चाहते हैं, वो नहीं मिलता, तो वो भी जो जंग के बहरहाल नुकसानात होते हैं। पर लगता ये है कि अभी तक जो इशारे आ रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में नहीं आए, कि वो एक फेस सेविंग चाह रहे हैं, और उन्होंने पहले जंग से जो फेस सेविंग की ऑफ़र की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो 2015 में डील हुई थी JCPOA, उसके अंदर था कि 3.7% अफजूदगी के लिए वो माने थे। उन्होंने ओमान के वज़ीर ने एक दिन पहले जंग 28 फरवरी को ये दिया कि ईरान 0% एनरिचमेंट पे मान गया है, जो कभी ईरान ने नहीं कहा था। पर अब वो डील शायद टेबल पे ना हो, क्योंकि 40 दिन में जंग हो चुकी हुई है, और आयतुल्लाह ख़ामेनी के शहीद होने के बाद ईरान के अंदर एक मूड की तब्दीली है। ये मेरा अंदाज़ा है। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने हमें वक्त दिया, और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।